प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 3 के पहले अध्याय गति के नियम को अध्ययन करने जा रहे हैं। और कोई अगर बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है तो बेटे प्लेलिस्ट में जाके इकाई 1 और 2 के अध्यायों को जरूर देख ले। बल क्या है? बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में खिंचाव या धक्का उत्पन्न कर सकता है या करने का प्रयास करता है। कैसे? ये एक दीवार है, इसके पीछे मैं धक्का लगा रहा हूं, दीवार नहीं खिसक रही, पर मैं प्रयास कर रहा हूं ना। बल लगा के क्या कर रहा हूं? प्रयास कर रहा हूं। मैंने ये चश्मे का केस उठा लिया, बल लगा के उठ गया ना, तो बल लग गया, इसे उठा लिया तो ये काम हो गया। यहां पे कोई चीज पड़ी है, उसमें धक्का देके पीछे खिसका दिया। तो मतलब बल, एक और परिभाषा इसमें आती है कि ये बल वो बाह्य कारक है जो वस्तु की दिशा में गति जो वस्तु गतिमान है उसकी दिशा में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। अब आते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं? बल 2 प्रकार के होते हैं। मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ काइंड ऑफ पुश और पुल। पुश धक्का देना, पुल मतलब अपनी ओर खींचना। ठीक है, तो ये 2 तरह के बल होते हैं। एक होता है स्पर्शी बल और दूसरा होता है अस्पर्शी बल। एक कार बहुत दिनों से खड़ी हुई है, धक्का लगा के स्टार्ट करना है तो हमें कार को कांटेक्ट में आना पड़ेगा, कार को स्पर्श करना पड़ेगा, तभी धक्का लगेगा। तो धक्का लगा के हम गाड़ी को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, करेंगे ही नहीं, हुई नहीं, हो सकता है ना हो, तो हम प्रयास कर रहे हैं। पर हम गाड़ी को जब धक्का लगा रहे हैं तो गाड़ी को स्पर्श कर रहे हैं, तो बल क्या कहलाएगा? स्पर्शी बल लगाएगा। दरवाजे को खोलना है तो दरवाजे को खोलने के लिए हम क्या करेंगे? दरवाजे को स्पर्श करेंगे और अपनी ओर खींचेंगे या धक्का देंगे पीछे की ओर। अस्पर्शी बल कौन से बल होते हैं? ये वो बल होते हैं जिसमें वस्तु, जो किसी वस्तु पे जो बल लगाया जाता है उसके स्पर्श नहीं करते हैं। कैसे? एक चुंबक है, ये चुंबक है, इस चुंबक के पास हम क्या करते हैं? कोई चुंबकीय सुई लाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ये इसके टच में नहीं हो रही है, स्पर्श नहीं कर रही है, इसके पास आने पे ही क्या होगी? चुंबकीय सुई क्या कर रही है? विक्षेपित हो रही है। तो बल कैसा होगा? अस्पर्शी बल। फिर बलों में ये कहते हैं आंतरिक बल, जो हम जानते कोई वस्तु कणों से मिलकर बनी है, अणु परमाणु से मिलकर बनी है, उनके बीच में जो बल कार्य करता है उसे आंतरिक बल कहते हैं। और जो हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं वो बाह्य बल कहलाता है। अब हम आते हैं जड़त्व। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसको उसकी वास्तविक अवस्था में रखने का प्रयास करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु को उसकी वास्तविक अवस्था में रखने का प्रयास करता है। किन कारकों पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। मतलब जड़त्व की माप ही द्रव्यमान है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा। 2 ट्रक हैं, एक खाली है, एक सामान से पूरा लदा हुआ है, भारी सामान से। दोनों को एक ही क्या चाल से, मतलब एक ही वेग से, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही वेग से। अब उनके इंजन एक समय पे बंद कर दिए जाते हैं जब दोनों के वेग जन्म था, चाल समान थी। तो कौन सा ट्रक दूर जाएगा? जो भारी ट्रक है ना, वो दूर जाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। वस्तु किस में थी? गति अवस्था में, तो गति अवस्था में ज्यादा देर तक प्रयास करेगी। सबसे बढ़िया उदाहरण है, एक पतला लड़का दौड़ रहा है, एक मोटा लड़का दौड़ रहा है। तुम किसको रोक लोगे? पतले को रोक लोगे। मोटे को क्यों नहीं रोक पाओगे? उसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। और बाह्य बल भी क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एनफ होना चाहिए, जितना चाहिए, जो उसकी विरामावस्था में ले। तो गति का जड़त्व क्या है? यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहिए जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे।
कैसे? गति के जड़त्व में सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब आप चलती हुई गाड़ी से उतरते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो कुछ देर ट्रेन की दिशा में दौड़ते हैं। अगर नहीं दौड़ोगे तो गिर जाओगे, क्योंकि जब आप ट्रेन पे थे तो ट्रेन के साथ आपका पूरा शरीर किस में था? गति अवस्था में था। आपने पैर जैसे नीचे रखा तो नीचे का पैर तो आ गया विराम अवस्था में, लेकिन ऊपर का जड़त्व के कारण किस में रहेगा? गति अवस्था में, और आप गिर जाएंगे। एक बस बहुत तेजी गति से जा रही है, एकदम से ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो पहले हम गति में थे ना, तो एकदम से ब्रेक लगाने पे नीचे वाला पोर्शन किस में आ गया? विरामावस्था में। लेकिन गति के जड़त्व के कारण ऊपर किस में रहा? गति में रहा, तो आगे की ओर गिरते हैं। विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। कैसे? आप बस में बैठे हैं, बस में बात कर रहे हैं, ड्राइवर आया, एकदम से गाड़ी स्टार्ट करी और तेजी से स्पीड दे दी। आप कैसे जाओगे? पीछे की ओर जाओगे। क्यों जाओगे पीछे की ओर? क्योंकि आपकी पूरा शरीर पहले किस में था? विराम अवस्था में। उसने जैसे ही गाड़ी चलाई, आपका नीचे का भाग गति में आ गया, पर ऊपर का भाग किस में रहा? विराम अवस्था में, तो पीछे कर गिरे। आप पेड़ को, कोई छोटा पेड़ है, उसे हिलाओगे तो हिलाने पे जो उस पर फल लगेंगे टूट के नीचे गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे नीचे टूट के? क्योंकि आपने जब पेड़ को हिलाया तो पेड़ की टहनियां तो गति में आ गई, लेकिन विराम के जड़त्व के कारण जो फल लगे हुए थे वो विराम अवस्था में रहे, और वो टहनियां इधर उधर गति करी, फल ने गति नहीं करी, वो टूट के नीचे गिर गया। अब तीसरा आता है दिशा का जड़त्व। अगर कोई वस्तु गतिमान है और एक निश्चित दिशा में चल रही है तो उसी दिशा में चलेगी जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। कैसे? अब एक गाड़ी सीधी जा रही है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो चाकू तेज करते हैं, पत्थर पे घिस के चलाते हैं, पत्थर को तेजी से चलाते हैं और चाकू तेज करते हैं, तो जो चिंगारियां निकलती हैं वो सीधी निकलती हैं, वो पहिए के साथ नहीं जाती। तो वो किसका है? दिशा का जड़त्व। आप एक पत्थर को बांध के एक धागे में बांधो, एक धागे का सिर अपने हाथ में लो, दूसरे सिर पर पत्थर बांध के घुमाओ, जैसे ही छोड़ोगे वो उस पर श्री जाएगा, पूरे गोलाकार नहीं घूमेगा। तो उस पर आपने बाह्य बल हटा लिया ना, पहले घुमा रहे थे, हटा लिया। तो ये सब किसके कारण है? बल के कारण है। अब एक चीज आती है, उसे कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम कुछ नहीं है, जड़त्व का नियम है। इसमें सब कुछ कंबाइन हो जाता है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस वस्तु पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यह क्या कहलाता है? न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। उसके उदाहरण वही है जो जड़त्व के उदाहरण है। तो अब उसके बाद हम आते हैं संवेग। अब हम संवेग को जब पढ़ते हैं ना तो हम कहते हैं संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। बेटे ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, गणितीय रूप है। ये परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु में संग्रहित गति की मात्रा को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसमें संग्रहित गति की मात्रा को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। तो संवेग क्या हो गया? किसी वस्तु द्वारा उसमें संग्रहित गति की मात्रा। और वैसे कैसे है? कोई वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु है, कितने वेग से जा रही है? v वेग से जा रही है, तो संवेग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा वेग। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होगी जो वेग की दिशा होगी। तो इसका मात्रा क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रा क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? हमने संवेग इसलिए पढ़ा। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसका नियम पढ़ रहे हैं हम? न्यूटन का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का द्वितीय नियम
न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम इसे प्रूव करना चाहेंगे, तो उसका प्रूफ कैसे हो जाएगा? प्रूफ, हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, इसका प्रारंभिक वेग u है, इस पे F बल लगाया, इस पे क्या लगाया? F बल लगाया, इसका वेग कितना हो गया? v। त्वरण कितना था? इसमें a त्वरण कार्य कर रहा है, तो वस्तु पे लगने वाला बल क्या होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर v माइनस u अपॉन कितने समय में हुआ था ये? डेल्टा टी समय में, तो अपॉन डेल्टा टी। प्रूफ, तो F अनुक्रमानुपाती mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी। अब ये क्या है? अंतिम संवेग, और ये क्या है? प्रारंभिक संवेग। तो F क्या हो गया? P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। तो F किसके अनुक्रमानुपाती आ गया? डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। अब हमारे पास सूत्र है F इज इक्वल टू ma। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन क्या हो गया? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो उस पर लगाया गया बल कितना होगा? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। कोई भी परिभाषा लीजिए, ये एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? डाइन। एक डाइन क्या हो जाएगा? 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देगा। अब एक संबंध आता है, न्यूटन और डाइन में संबंध क्या है? न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है? न्यूटन तथा डाइन में संबंध। 1 न्यूटन मैंने कितना लिखा अभी? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना हो गया? 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना हो गया? 10 की पावर 5 डाइन। तो ये 1 न्यूटन कितने के बराबर है? 10 की पावर 5 डाइन के। अब हम बात करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम की। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है क्रिया और प्रतिक्रिया। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ये क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा सदैव अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ये क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। ये 2 वस्तुएं ये टेबल पे रखी हुई है, ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। इस पे बल कितना लग रहा है? एफ ए बी। इस पे बल कितना लग रहा है? एफ बी ए। तो एफ ए बी किसके बराबर होगा? माइनस एफ बी ए, दिशा विपरीत। इसके क्या उदाहरण होते हैं?
आप गोली चलाते हैं, गोली चलाते हुए आपको कहा जाता है कंधा अपना स्ट्रांग रखना। क्यों? क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितनी तेजी से गोली पीछे, जितने संवेग से गोली आगे जाती है उतना संवेग पीछे प्रोड्यूस करती है। आप जब तैरते हैं, जितनी तेजी से आप पानी को पीछे फेंकते हैं हाथों से, उतनी तेजी से आप आगे जाते हैं। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करते हैं। मैं चल रहा हूं ना, मैं चल रहा हूं, मैं क्रिया कर रहा हूं पैरों से पृथ्वी पे, और प्रतिक्रिया कहां से आ रही है? पृथ्वी से मेरे पैरों पे। अब आती है अगले टर्म, आवेग। जब किसी वस्तु पर कोई बल बहुत कम समय अंतराल के लिए कार्य करता है, जब किसी वस्तु पे कोई बल बहुत कम समय अंतराल के लिए कार्य करता है, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो आवेग क्या हो गया? आवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। जब किसी वस्तु पर कोई बल बहुत कम समय अंतराल के लिए कार्य करता है, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो गया? एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड, और सीजीएस पद्धति में डाइन सेकेंड। कैसी राशि है? सदिश राशि है। एक थ्योरम आती है, उसे कहते हैं आवेग संवेग प्रमेय। एक वस्तु पे हमने बल लगाया डेल्टा टी समय था, तुम्हारा जो आवेग है वो कितना है? एफ इंटू डेल्टा टी। न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम में क्या है? एफ इजिकल टू क्या है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अभी प्रूव किया था। तो वेक्टर जे किसके बराबर हो जाएगा बेटे? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या आ गया? डेल्टा पी। तो संवेग किसके बराबर हो गया? जो आवेग किसके बराबर हो गया? संवेग परिवर्तन, मतलब बल गुणा समय। ये आवेग संवेग प्रमेय कहलाती है। आप सब क्रिकेट तो खेलते होंगे। क्रिकेट खेलते हुए बॉल को कैसे पकड़ते हैं? आगे जाते हुए? नहीं, बॉल को जब पकड़ते हैं तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं। क्यों खींचते? जिससे समय अंतराल बढ़ जाए। इस समय अंतराल बढ़ने से क्या होगा? क्रिया बल कम हो जाएगा। आप जब कूदते हैं, एक रेत का ढेर है और एक पक्का फर्श है, किसमें चोट लगेगी? ऑब्वियस पक्के फर्श पे लगेगी। क्यों? जब पक्के फर्श पे जाएंगे तो डेल्टा टी समय अंतराल कम हो जाएगा और क्रिया बल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और जब रेत पे कूदेंगे तो क्या होगा? रेत धसेगा, समय अंतराल क्या होगा? बढ़ जाएगा और क्रिया बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हमें प्रूव करना है सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर का, न्यूटन का द्वितीय नियम ही वास्तविक नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम ही क्या है? वास्तविक नियम है। क्यों कहते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम ही वास्तविक नियम है? इस नियम से प्रथम नियम और तृतीय नियम दोनों की उत्पत्ति कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम ही वास्तविक नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? वास्तविक नियम है। वास्तविक नियम है। पहले नियम के लिए देखो, बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, और बल शून्य हो जाए तो त्वरण भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? यदि वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, नियत वेग से चलेगी। विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में चलेगी। ये क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम ही तो है। ये तो प्रथम नियम की उत्पत्ति होगी तुम्हारी। और द्वितीय नियम की उत्पत्ति के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पे एक डायग्राम बना रहे हैं। हमारे पास एक फर्श है, उस पे बॉल जा रही है u1 वेग, m2 u2 वेग, दोनों टकराती हैं। यहां पे बल कितना लग रहा है? F12, और यहां पे बल कितना लग रहा है? F21। और टकराने के बाद वो अलग अलग हो जाती है। m1 कितना वेग हो जाता है? v1,
और m2 का वेग कितना हो जाता है v2। हमें यहां मतलब है ये m1 m2 में इसके लिए। हमारे पास दो बॉल हैं जो u1 u2 वेग से चल रही है, u1 का मान किससे ज्यादा है, u2 से ज्यादा है। तो ये बॉल एक दूसरे से टकराती है और कितने समय अंतराल के लिए टकराती है, डेल्टा टी समय अंतराल के बाद, और फिर ये अलग अलग हो जाती है। ये दोनों क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ये m1 है, ये इसका वेग कितना हो जाता है v1, और ये m2 है, इसका वेग कितना हो जाता है v2। अब न्यूटन के नियम से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होता है, एफ वाई ए। यहां एफ वाई ए क्या है, शून्य। एफ वाई ए क्या है, शून्य। तो डेल्टा पी का मान क्या हो गया, शून्य। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का मान, तो डेल्टा पी क्या हो गया, शून्य। और डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू इज इक्वल टू शून्य। ठीक है साहब। अब डेल्टा पी अभी हमने एक थ्योरम देखी थी, वेक्टर जे इज इक्वल टू डेल्टा पी एफ इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा पी वन कितना हो जाएगा, F12 डेल्टा टी, और डेल्टा पी टू कितना हो जाएगा, F21 डेल्टा टी। ये प्रथम समीकरण मान लें। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, मान मैंने रखा F12 डेल्टा टी प्लस F21 डेल्टा टी इज इक्वल टू शून्य। F12 प्लस F21 डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। F12 तो यहां पे क्या आ गया, इधर देखेंगे, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये बल क्या है, क्रिया बल है, और ये कौन सा बल है, प्रतिक्रिया बल है। तो इससे सिद्ध हुआ, पहला हमने नियम सिद्ध किया न्यूटन का प्रथम नियम इससे, फिर न्यूटन का तृतीय नियम सिद्ध किया कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। ये दो बॉल थी जिनके वेग u1 u2 थे, टकराई, डेल्टा सी टी समय तक टकराई, और टकराने के बाद v1 v2 वेग से आगे की ओर चल दी। जब ये टकराई तो इसमें इस निकाय पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, जब टकराई तब ये बल काम करेंगे F12 और F21। F12 का मतलब क्या है, M1 द्रव्यमान पर M2 द्रव्यमान के कारण बल, और F21 पे M2 द्रव्यमान पर M1 द्रव्यमान के कारण बल। तो फिर ये हमने ये प्रूव किया, ये हमने कौन सी थ्योरम यूज करी, आवेग संवेग प्रमेय को हमने यूज किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम आगे चलेंगे। आपने घिरनी की प्रॉब्लम देखी हुई, पुली प्रॉब्लम जिसे कहते हैं। पुली प्रॉब्लम क्या होती है, आपने पहले जो कुएं से पानी निकालते थे तो उसमें पुली लगा देते थे, क्योंकि झुक के पानी निकालना बड़ा कठिन होता था, आदमी गिर भी सकता था, और पुली लगाने से क्या हो जाता था, बहुत आसान हो जाता था। हमारे पास क्या करने जा रहे हैं हम, घिरनी से जुड़े द्रव्यमानों की गति। घिरनी से जुड़े द्रव्यमानों की गति, घिरनी से जुड़े। ये हमारे पास घिरनी है, हम यहां पे बनाते हैं घिरनी, इसमें दो द्रव्यमान लटके हुए हैं। ये द्रव्यमान M2 है और ये वाला द्रव्यमान कितना है, M1 है। तो इसका भार M1G कैसे काम करेगा, नीचे की ओर, और तनाव कैसे काम करेगा, ऊपर की ओर। तनाव हमेशा कैसे काम करता है, जहां से वस्तु लटकी होती है। तो वस्तु लटकी घिरनी से, ये A त्वरण से नीचे आ रही है, A त्वरण से घिरनी नीचे आ रही है। तो इसका मतलब M1 का हमारे पास, M1 किससे ज्यादा है, M2 से ज्यादा है। तो पहली समीकरण क्या हो जाएगी, M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A। वस्तु नीचे आ रही है तो M1G टी से ज्यादा है, और इन दोनों का अंतर क्या दे रहा है हमें, बल Ma। अब ये ऊपर की ओर जा रही है तो T M2G से ज्यादा है, जिस दिशा में गति करती है वो बल ज्यादा होता है ना। तो दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी,
टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, द्वितीय समीकरण। दोनों समीकरण को जोड़ दो, टी से टी कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। ये कट गया टी से टी, ठीक है साहब। तो कितना आ गया, m1 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। तो a का मान कितना हो गया, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर हम समीकरण 1 में मान रख दें समीकरण 1 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1g माइनस m1a इज इक्वल टू टी, m1 कॉमन ले लो, g माइनस a इज इक्वल टू टी। तो m1g कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, m1 प्लस m2 एलसीएम आ गया, m1g प्लस m2g माइनस m1g प्लस m2g। तो सॉल्व करने पे t इज इक्वल टू कितना हो गया, m1 2m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना हो गया, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, त्वरण की गणना कर लेंगे इस सूत्र से, और a का मान रख के हम क्या तनाव की गणना कर लेंगे, तनाव का ये सूत्र आएगा। इसके बाद हम आते हैं लिफ्ट की प्रॉब्लम। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप किसी व्यक्ति को कहें कि मैं तुम्हारा वजन बढ़ा सकता हूं, तुरंत बढ़ा सकता हूं, उसे लिफ्ट में लेके जाइए और लिफ्ट ऊपर की ओर गति करे, तो उसका वजन बढ़ा हुआ आएगा वेइंग मशीन में। और उसे कहें मैं तेरा वजन घटा सकता हूं, तो उसे लिफ्ट से नीचे की ओर लाइए, तो वजन क्या आएगा, वेइंग मशीन में कम आएगा। तो हम किसकी वो कर रहे हैं, लिफ्ट की। लिफ्ट का हम पहला केस लेते हैं, ये लिफ्ट है हमारी, ये वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसका भार m1g, mg कैसे कार्य कर, नीचे की ओर और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर। ये स्थिर है, लिफ्ट क्या है, स्थिर है। जब लिफ्ट स्थिर है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। दूसरे केस में नियत वेग से ऊपर की ओर जा रही है, नियत वेग से। जब नियत वेग से ऊपर की ओर जाएगी तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य, क्यों, तो वेग में परिवर्तन ही नहीं है। तो वेग में परिवर्तन नहीं है तो यही वाली डायग्राम बनेगी हमारी, वेइंग मशीन, आदमी खड़ा हुआ है या कोई पर्सन खड़ा हुआ है, उसे सीधी ये प्रतिक्रिया बल आ रहा है उसका r, तो ये u वेग से ऊपर की ओर जा रहा है, तो वही हो जाएगा r माइनस mg इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू mg। तीसरे केस में लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है किससे, एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। यह भी ऊपर जा रही है पर नियत वेग से जा रही थी। जो ऊपर जा रही है एक नियत त्वरण से, तो क्या होगा, ये वेइंग मशीन थी, ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है इसका भार mg नीचे की ओर काम करेगा, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम करेगी, और ये ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, तो प्रतिक्रिया बल mg से ज्यादा है, r माइनस mg इज इक्वल टू ma, r इज इक्वल टू mg प्लस ma, तो r इज इक्वल टू mg प्लस a। अब तीसरे केस, चौथे केस में क्या करेंगे, लिफ्ट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, कितने त्वरण से, ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है। जब ये लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो क्या होगा साहब, इसमें ये वेइंग मशीन है, इसका भार mg कैसे कर रहा है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य कर रही है, और ये त्वरण से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है ना, तो mg माइनस r, ये वाला बल ज्यादा हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल कम हो जाएगा,
और दोनों का अंतर क्या देगा, ma। तो mg माइनस ma इज इक्वल टू r इज इक्वल टू mg माइनस a। देखो जब ऊपर जा रही थी तो जो आपको अपरेंट वेट मिल रहा था वो क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो वस्तु जो भी व्यक्ति जा रहा है उसका भार बढ़ा हुआ दिखाई देगी वेइंग मशीन। जब नीचे की आ रही है तो भार घटा हुआ मशीन दिखाई देगी। यदि लिफ्ट का तार टूट जाए, लिफ्ट का टूट जाएगा तो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण से आएगी। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m g माइनस जी, क्या हो गया m इंटू 0। तो R क्या हो गया, 0। कोई प्रतिक्रिया बल का देगा और वस्तु किस में आ जाएगी, भारहीनता में आ जाएगी। इसे वेटलेसनेस कहते हैं। जब लिफ्ट का तार टूट जाता है, लिफ्ट नीचे आती है तो वो भारहीनता की अवस्था में होती है। ये भारहीनता हमें कहाँ मिलती है, उपग्रह में। जब ऊपर जाता है बंदर तो हवा में तैरता हुआ नजर आता है ना, ऐसे लिफ्ट में होगा। अब हम आते हैं रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम पे। रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम पे क्या होता है रेखीय संवेग, हमने अब आपको बताया था, किसी वस्तु द्वारा उसमें संग्रहित गति की मात्रा को संवेग कहते हैं। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यदि कणों के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यदि कणों के निकाय पर, देखिए संवेग, कणों के निकाय पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे तो उसका संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। तो कैसे करेंगे हम, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या होता है, Fy होता है, और Fy यहां पे क्या है, 0। यदि कणों के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका संवेग क्या होगा, नियत होगा। डेल्टा P क्या इज इक्वल टू 0 और P इज इक्वल टू नियत। इसे कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास दो बॉल हैं, एक का द्रव्यमान m1 u1 वेग से जा रही है, दूसरा का द्रव्यमान m2 ये कितने वेग से जा रही है, u2 वेग से, और u1 का मान u2 से ज्यादा है। प्रूफ करने, हम प्रूफ कर रहे हैं इसका। तो जब u1 का मान u2 से ज्यादा है, दोनों आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद जो ज्यादा वेग से चल रही थी उसका वेग कम हो जाएगा। ये v1 वेग से जा रही है और ये m2 द्रव्यमान की वस्तु किससे जा रही है, v2 वेग से जा रही है। तो साहब हम यही वाला फार्मूला लेंगे, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T किसके बराबर है, Fya इज इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे क्या होगा, डेल्टा P1 का मतलब क्या हुआ, पहली वस्तु के संवेग में परिवर्तन, m1 v1 माइनस u1। डेल्टा P2 का मतलब क्या हुआ, दूसरी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, m2 v2 माइनस u2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसे लेफ्ट साइड लेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या है, टक्कर से पहले का संवेग, और ये क्या है, टक्कर के बाद का संवेग। ये टक्कर से पहले का संवेग और ये टक्कर के बाद का संवेग, मतलब टक्कर से पहले जितना संवेग था उतना टक्कर के बाद संवेग है। कब, जब बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, जब निकाय पर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब रेखीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सन्मांगी बल। कौन से बल, सन्मांगी बल। जब किसी बिंदु पर
एक बिंदु पर, वस्तु के किसी एक बिंदु पर दो या दो से ज्यादा बल कार्य करते हैं। कितने बल कार्य करते हैं? दो या दो से ज्यादा बल कार्य करते हैं, तो उन बलों को सन्मांगी बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? सन्मांगी बल। सन्मांगी बल। जब किसी वस्तु पर दो या दो से ज्यादा बल कार्य करते हैं तो उन बलों को सन्मांगी बल कहते हैं। अगर वस्तु संतुलन अवस्था में है तो इसका मतलब सन्मांगी जितने बल कार्य कर रहे हैं उनका बीजगणितीय योग क्या है? शून्य हो गए। तो मतलब वस्तु क्या है? संतुलित अवस्था में। किसमें? संतुलित अवस्था में। तो हम एक वस्तु लेते हैं, यहां पे इस पे तीन बल कार्य कर रहे हैं, F1, F2 और ये F3। तीनों एक ही बिंदु पे कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए सन्मांगी बल है। और कह रहे हैं वस्तु संतुलन अवस्था में, तो संतुलन अवस्था में क्या हो जाएगा? इन दोनों का एक कंबाइन बल हो जाएगा, F3। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा F इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा F का मतलब क्या हुआ? F1 प्लस F2 माइनस F3 इज इक्वल टू 0। मतलब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3। तो ये सन्मांगी बल आ गए। इसके बाद आते हैं जड़त्वीय निर्देश। हम जानते हैं जड़त्वीय निर्देश क्या होता है बेटा? तो जो इसे कहते हैं रेफरेंस। तो जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त हम क्या करते हैं? एक लाइन बना लेते हैं, कहते हैं ऑन योर मार्क गेट सेट एंड गो, ये कहते हैं ना। तो उस लाइन को हमने क्या माना? एक वो माना, निर्देशांक बिंदु माना, प्रारंभिक लाइन माना कि जो इस लाइन से पीछे है और दौड़ता है वो सही है, और जो आगे पैर रख देता है पहले वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो दो तरह के होते हैं, जड़त्वीय निर्देशांक और अजड़त्वीय। जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं इन्हें कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, ये न्यूटन के नियम का पालन का मतलब या तो वस्तु विरामावस्था में है या एक निश्चित वेग से गति कर रही है, तो मतलब त्वरण क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए जड़त्वीय में। और अजड़त्वीय में क्या होना चाहिए? वस्तु त्वरित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? त्वरित होनी चाहिए। बेटे मैंने ये अध्याय आपको बहुत सरल भाषा में और जो डेरिवेशन थे बहुत साधारण तरीके से करवाने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगना है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए उन बच्चों से जिन बच्चों को आप जानते हैं और आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना, तो वो भी बच्चे थोड़े समझें, जानें। और मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।